इंडिया को आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद विपक्षी एकजुटता को नई धार देने के मकसद से इंडिया ब्लॉक की 7वीं बैठक दिल्ली में हुई। कांग्रेस की अगुवाई में करीब 2.5 घंटे चली बैठक में 25 दलों के नेताओं ने चुनावी पारदर्शिता, शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर साझा रणनीति बनाने पर सहमति जताई। बैठक में नीट और सीबीएसई से जुड़े विवादों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। इंडिया ब्लॉक ने नियमित अंतराल पर यानी कि 2 महीने के अंतराल पर बैठकें करने का फैसला लिया। अब अगली बैठक अगस्त महीने में होगी, हैदराबाद। और आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट वाज एग्रीड टू सेंड a letter to Chief Justice of India on SIR, vote, loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. दिल्ली में इंडी गठबंधन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद दिल्ली में हाथ और गले मिलकर गिले शिकवे दूर किए गए और मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाला रोड मैप तैयार करने की कोशिश हुई। इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले समेत कुल 25 दलों के 34 नेता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल हुए। गठबंधन की इस बैठक में कुल 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है। इनमें से एसआईआर और चुनावों की निष्पक्षता के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग भी इस मीटिंग के दौरान की गई है। केंद्र सरकार से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। वहीं इसके साथ ये भी बताया गया है कि अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी और साथ ही अब मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। मैं आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की बैठक के बाद नेता एक सुर में बोलते हुए नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव बैलेट पर होंगे तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। 5
मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया है और कहा है कि सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो इंडी गठबंधन वालों का वजूद आज धरातल पर इनमें से किसी दल का कोई वजूद नहीं रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे। बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। वहीं इसी के साथ इंडी गठबंधन की बैठक के बाद सियासी तनाव अब काफी बढ़ गया है। जहां इंडिया ब्लॉक के नेता गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी निशाना साध रही है। देखना यही होगा कि अगले लोकसभा चुनाव पर इंडी गठबंधन में कितने दल बचते हैं और बचे हुए दलों में कितनों के आपस में दिल मिलते हैं। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश हुई, वरना वे वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। अशोक गहलोत ने अपने बयान में यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष जारी रहा और इसे लेकर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उनके इस खुलासे के बाद पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर चर्चा हो रही है। वहीं बीजेपी ने अशोक गहलोत के बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का नया चैप्टर शुरू हो गया है। मुझे लगता है कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावे और बयान कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। देश की सियासत में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट वाली फाइल एक बार फिर खुल चुकी है। इस बार अशोक गहलोत ने दावा किया है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस आलाकमान उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ साजिश की गई और उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहेगा। जब सोनिया गांधी ने मुझसे कहा तो क्या मैं मना करूंगा? मुझे लगता है कि मेरे साथ साजिश की गई। मैं तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता था। तभी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे देश के, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे पता है कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद गांधी जी अध्यक्ष रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों, मोतीलाल नेहरू रहे हों, कौन नहीं रहा, सरदार पटेल रहे हों, उस कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे बना रही है सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा? मैं मना करूंगा? वो तो इस तरह से बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, अचानक ये ऑब्जर्वर आ गई, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नज़दीक आदमी भी देश में है, कितने नज़दीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझूँ? अब आज मैं समझा रहा हूँ आपको। अशोक गहलोत के दावे से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। वहीं बीजेपी को हमला करने का नया मौका मिल गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि शायद सचिन पायलट को कांग्रेस कोई नई जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है, इसीलिए अशोक गहलोत में छटपटाहट है। वहीं शहजाद पूनावाला का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का नया चैप्टर शुरू हो गया है। एनडीए की सहयोगी जेडीयू अशोक गहलोत से साजिशकर्ता का पूरा ब्यौरा मांग रही है।
कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट साहब को कांग्रेस पार्टी कोई न कोई नई जिम्मेदारी देना ऐसा कंसिडर कर रही है, इसलिए ये छटपटाहट है। और ऐसी छटपटाहट हमेशा उनकी हर ऐसे मौके पर आती रहती है, वो जिन को बोतल से बाहर निकालते हैं। उल्टा मैं ये कहूंगा कि गहलोत साहब खुद बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि अब वो जिस तरह से पिछले 40 साल से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में धुरी पर थे, अब वो धुरी से स्लिप आउट हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान के जादूगर ने फिर से जादू दिखाने का काम किया है, और इस बार ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का हमने पुराना अध्याय देखा था गहलोत बनाम पायलट का, अब वो गहलोत बनाम पायलट ही नहीं बल्कि गहलोत बनाम खड़गे जी बन चुका है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमला खड़गे जी पर है। भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बना रही थी, पर षड्यंत्र से अशोक गहलोत जी को रोका गया और ऑब्जर्वर सडनली आ गए। ऑब्जर्वर कौन थे? खड़गे जी थे। और फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन बना? खड़गे जी बने। तो सीधा हमला गहलोत जी ने खड़गे जी पर किया है। और कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र है टुकड़ों में बिखर जाना। अभी कर्नाटका में तो दिख ही रहा है, डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया अभी भी चल रहा है। केरलम में भी देखा हमने कि कैसे सीएम पोस्ट को लेकर माथापच्ची हुई। हमने ये पंजाब में तो देखा है। अब राजस्थान में नया चैप्टर शुरू हुआ है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का यह बयान कि साजिश हुआ है, कौन है साजिश करता, इसके नाम का खुलासा करिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर में क्या आंतरिक लोकतंत्र नहीं है? क्या गांधी परिवार ने साजिश किया है? किसने साजिश किया? अब खोने के लिए क्या बचा हुआ है गहलोत साहब आपके पास? अब तो पाने के लिए यश है। और खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पर मीट मांस और मछली के कारोबार को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में शहर के अंदर संचालित मीट और मछली की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने पर सहमति बनी है। मैदागिन स्थित टाउन हॉल भवन में शनिवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। तय हुआ कि मांस और मछली के बाजारों को शहर के बाहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित किया जाएगा। इस फैसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपी के वाराणसी में मीट, मांस और मछली के कारोबार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में शहर के भीतर संचालित मीट और मछली की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने पर सहमति बनी है। मैदागिन स्थित टाउन हॉल भवन में शनिवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि मांस और मछली के बाजारों को शहर के बाहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित किया जाएगा। इस फैसले पर राजनीति भी हो रही है। सुनिए मामले में एनडीए नेता क्या कुछ कह रहे हैं। देखो, ये तो नीट एंड क्लीन जो है होना चाहिए, ये हाइजीन का मामला है। मीट की दुकान बंद नहीं हो रही है, वो कहीं व्यवस्थित की जा रही है। तो नियम ही है, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करे, और सरकार का काम है और कर रही है अपना। निश्चित रूप से महादेव की नगरी है और वहाँ मांस मीट की दुकान शहर के अंदर नहीं होनी चाहिए, शहर से बाहर होनी चाहिए। कि घनी आबादी के बीच होने के नाते उसका शहर से बाहर दुकान लगाने का जो है अपना हाट बाजार तय किया है, तो अच्छी पहल है उसकी। जबकि कांग्रेस इस फैसले पर भड़की नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो ये तक कह दिया कि देश से ही मीट को बैन कर देना चाहिए। मांस की पाबंदी कर दो ना देश में। 14% मुसलमान है देश में, 82% लोग मांसाहारी हैं, तो बंद कर दो भाई। इस फैसले पर धार्मिक संत और मौलानाओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने फैसले को सही करार दिया है, तो जमीयत उलेमा भी इस फैसले को अच्छी पहल करार दे रहे हैं। वाराणसी जो प्रशासन है उसका एक आदेश हुआ और कहा कि उस वाराणसी शहर है जो मंदिर के आसपास का एरिया है, वहाँ पर जो मांस मछली की दुकानें हैं वो बंद की जाएंगी। सही कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। अगर मान लिया गया जैसा कि आपके मस्जिद है, मंदिर है, जितने भी धर्म स्थान है, उन सभी से तकरीबन 500-600 मीटर की दूरी पर जो है ये दुकानें खुली गई है। और आइन का तकाजा भी यही है, भाई आपस में किसी को तकलीफ अगर ना पहुंचे
तो दूर रखा जाए, तो साफ सफाई के साथ रखा जाए तो अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल, जो चीजें देखिएगा पर्दे से, खाने पीने की चीजें पर्दे से होती हैं, तो एक बार उनको पर्दे से बाहर ही रखा जाए तो अच्छी बात है। इस फैसले के पीछे तर्क ये है कि वाराणसी धर्म की नगरी है। यहाँ बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। काशी पूजा और आस्था का भी स्थल है, इसलिए शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और उसकी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए नगर निगम के इस फैसले को शहरी स्वरूप और पर्यटन प्रबंधन से जुड़े एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई तेज हो गई है। पिछले 36 घंटे में पिछले 36 घंटे में राज्य भर में 7 मुठभेड़ दर्ज की गई, जिसमें अपराधियों को में हड़कंप मच गया है। इसी क्रम में अयोध्या में पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट एक्शन में कुख्यात बदमाश भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू को एनकाउंटर में मार गिराया गया। योगी राज में अपराधियों के सबसे बुरे दिन जारी हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ का लगातार एक्शन बदमाशों की टेंशन बढ़ा रहा है। विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन योगी राज में बदमाशों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पिछले 36 घंटे की बात करें तो यूपी में 7 एनकाउंटर हुए हैं। ये एनकाउंटर अयोध्या, झांसी, लखनऊ, हापुड़, चंदौली, सहारनपुर और श्रावस्ती में हुए हैं, जिसमें कई शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 6 बदमाश घायल हुए, जबकि पूर्वांचल का कुख्यात बदमाश और कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप मारा गया है। यूपी से अपराधियों का सफाया हो रहा है। पुलिस चुन चुन कर अपराधियों को जेल की काल कोठरी में डाल रही है। अयोध्या में एसटीएफ की 1 लाख से अधिक के इनामी और कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने के बाद गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि भानु प्रताप के ऊपर अलग अलग जिलों में 40 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी और अब भानु प्रताप की कहानी खत्म हो चुकी है। 1,65,000 रुपए के पुरस्कार घोषित भानु प्रताप सिंह नाम के अपराधी का अयोध्या जनपद की पुलिस और एसटीएफ प्रयागराज की यूनिट ने पुलिस मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया था और बाद में सूचना मिली कि मुठभेड़ में वो मारा गया है। यह अपराधी भानु प्रताप सिंह जनपद आजमगढ़ से कई मुकदमों में वांछित था, जिनमें हत्या, लूट और कई अभियोग इसके विरुद्ध यहाँ पर पंजीकृत थे। यूपी के बदमाशों में इन दिनों योगी की पुलिस का खौफ है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग जिलों में हुई मुठभेड़ की पूरी डिटेल भी दे देते हैं। यूपी में कहां हुई मुठभेड़। झांसी में मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश चिगारा घायल। लखनऊ में मुठभेड़, महिला से छेड़छाड़ केस में सनी अरेस्ट। हापुड़ में मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। चंदौली में मुठभेड़, हत्याकांड का मुख्य शूटर गिरफ्तार। सहारनपुर में मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, कुल 2 गिरफ्तार। और श्रावस्ती में मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद। यूपी में सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने कहा था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें। जहां कई अपराधियों ने खुद सरेंडर किया, वहीं कई अपराधी मुठभेड़ में घायल और ढेर हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो इन दिनों यूपी में अपराधियों के सबसे बुरे दिन चल रहे हैं। गाजियाबाद जामा मस्जिद के पास 14 अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। नगर पालिका मोदीनगर के रास्ते में रुकावट बनी इन दुकानों को कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बाद पहले दुकानदारों ने कुछ हिस्सों को स्वयं तोड़ना शुरू किया और इसके बाद प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर के जरिए बाकी निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और इस दौरान भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती भी की गई थी। गाजियाबाद में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। यहाँ नगर पालिका मोदीनगर के रास्ते में रुकावट बनी 14 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया है। कोर्ट द्वारा दुकानों को अवैध घोषित किए जाने के बाद दुकानदारों ने पहले खुद ही दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया था, जबकि बाद में प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर बचे निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी। नगर पालिका और राजस्व विभाग द्वारा ये पाया गया था कि यहाँ पर कुछ अवैध निर्माण है, जिनको
नोटिस आज तक भी पहले दी गई थी और इसी के क्रम में आज यहाँ पर इसको गिराए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। लगभग 500 आदमी के आसपास यहाँ पर लगाया गया है। इसमें 5 थाना प्रभारी हैं, एक एसीपी है, एएसी है, आरएफ है और सिविल पुलिस है। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सारी कार्रवाइयाँ चल रही है। इस कार्यवाही पर एसडीएम अजीत सिंह ने भी जानकारी दी और बताया कि क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हम लोग शासन की मंशा के अनुसार जो है अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये ग्राम बेगमाबाद गुदाना है, जिसकी आबादी संख्या 1 कब्जा है, जो हमारे राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज थी। इस पर जो है मोहम्मद आरिफ प्रबंध समिति जामा मस्जिद द्वारा जो है लगभग 14 दुकानें बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इसके बाबत न्यायिक मुद्दे के यहाँ एक पीपी एक्ट के तहत मुकदमा चला और उस न्यायालय में दोनों पक्षों को सुना गया और ये हुआ कि कब्जा सिद्ध पाया गया। तो न्यायालय के आदेश के क्रम में हम लोग आज जो है यहाँ पे अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, 2 करोड़ 30 लाख का जुर्माना है। बाकी हम लोग और परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा करके अन्य विधि कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मतलब देखिए, हम लोग मतलब अवैध कब्जे के लिए हमेशा लगातार अभियान चला ही रहे हैं और ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है। जो भी अवैध कब्जा पाया जाएगा उस पर हम लोग हटाने की कार्रवाई करेंगे। जामा मस्जिद के पास स्थित भूमि को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था। ये विवाद पहले मस्जिद कमेटी और ग्राम पंचायत के बीच था, जो बाद में नगर पालिका परिषद और मस्जिद कमेटी के बीच पहुंच गया। कोर्ट ने दुकानों को खाली करने के साथ ही संबंधित पक्षों पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। झांसी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन लोगों के साथ विस्तार से इस पर चर्चा की। पंकज चौधरी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का भ्रमण नहीं हो पाया था और इसी कड़ी में वो झांसी पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।